गुड मॉर्निंग। और विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है? सब अच्छा है? आज हम यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स 11th का पहला चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। 10वीं तक आपने जो पढ़ा वहाँ समझने की कोशिश कम और मगिंग अप करने की, रटने की कोशिश ज़्यादा होती है। अब वो वक्त आ गया है जहां आपको हर चीज को समझना होगा, चाहे वो एक बार में हो, चाहे 2 बार में हो या 3 बार में हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यांत्रिकी क्या है। 11th में यांत्रिकी ऊर्जा है, द्रव की ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है और ध्वनि ऊर्जा है। जबकि 12th की फिजिक्स में विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो परंपरागत भौतिकी में सबसे पहले यांत्रिकी ऊर्जा थी। या तो यांत्रिक शब्द का मीनिंग क्या है? यांत्रिक शब्द का मीनिंग यानी यांत्रिकी है क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी कण की गति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अर्थात किसी भी कण की गति के बारे में अध्ययन करना ही यांत्रिकी है, जो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। और यही 11th का प्रारंभिक अध्याय है आपका। आप यांत्रिकी की 2 शाखाएं हैं। जब आप किसी कण की बात करें, या तो कण अर्थात आप भी हो सकते हैं, ट्रक भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, हर वो वस्तु जो गति कर सकती है, कर रही है, वो कण। तो यदि कण स्थिर अवस्था में है तो कोई भी वस्तु या तो स्थिर अवस्था में होती है या गति की अवस्था में होती है। तो जब स्थिर अवस्था में है, उसकी स्थिर अवस्था से संबंधित जितना अध्ययन करते हो उसे यांत्रिकी में क्या कहा जाता है? स्थैतिकी यानी स्टैटिक्स। जब कण स्थिर अवस्था में हो उसका अध्ययन स्थैतिकी विज्ञान कहलाता है, जो यांत्रिकी की शाखा है। अब अगर कण स्थिर अवस्था में नहीं है तो गतिकीय अवस्था में होगा, और गति की अवस्था में जब उसके बारे में अध्ययन करते हो तो भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी की इस शाखा को क्या कहते हैं? गतिकी यानी डायनामिक्स। कुछ बात समझ में आई? तो पहले भौतिक यांत्रिकी का मतलब समझना, और दूसरी यानी या तो स्थैतिकी है और या तो गतिकी है। स्थैतिकी स्थिर अवस्था में अध्ययन और गति की अवस्था में अध्ययन। अब गति की अवस्था तो सोचो, गति बिना कारण का होता नहीं। हर गाड़ी जो चलती है उसमें इंजन लगा हुआ है, तो इंजन ही बल लगाता है ना। ठीक है, कोई पत्थर है आप फेंकते हो तो आप बल लगाते हो ना। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो केवल गति के बारे में अध्ययन करना, दूसरा जिसकी वजह से वो गति प्रारंभ हुई यानी गति के कारण। तो जब आप गति के कारण को नगण्य माने यानी उसके बारे में नहीं सोचते हो, केवल गति के बारे में अध्ययन करते हो, तो इसी का नाम आपने रखा शुद्ध गतिकी। यानी गतिकी में जब केवल कण की गति के बारे में अध्ययन करते हो तो वो शुद्ध गतिकी है, काइनेमैटिक्स। तो कण के केवल गति संबंधित अध्ययन, गति के कारणों का नहीं, अर्थात बल का नहीं। अब ये पहले 2 चैप्टर है आपके, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, जिसमें वृत्तीय गति है, प्रक्षेप्य गति है। अब बल अर्थात गति का कारण और गति दोनों का साथ साथ अध्ययन करना। तो बल एवं गति के कारण का अध्ययन यानी कण की गति एवं गति के कारण अर्थात बल दोनों का साथ साथ अध्ययन करना ही बल गतिकी है। अब चाहे कण स्थानांतरण गति कर रहा हो, चाहे घूर्णन गति किया हो, यही आपका 3rd चैप्टर है जिसे आप कहते हो न्यूटन की गति का नियम। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम डाला हुआ है सरल रेखीय गति या एक विमीय मत। तो सभी तैयार हैं? ओके।
अब इस दुनिया में जितने भी कण कण जिसे अर्थात आप साइकिल देखते हो, ट्रक देखते हो, बस देखते हो, जिस वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करना चाहते हो वो वस्तु ही कण है। इसलिए कण के नाम से डरने का नहीं। तो जिस किसी भी कण को आप प्रेक्षित करो, अपनी नजरों से देखो, या तो वो स्थिर अवस्था में होता है या गत की अवस्था में होता है। वही चीज यहां लिखी जाए, सामान्यतः सभी कण दो अवस्थाओं में होते हैं। और ये दो अवस्थाएं क्या क्या हैं? या तो स्थिर अवस्था जिसे आप विराम अवस्था भी कहते हो, और दूसरा होता है गति की अवस्था। तो कण या तो विराम की अवस्था में होता है और या तो गत की अवस्था में होता है। तो इसका आशय क्या है, क्या मतलब है स्थिर अवस्था का? तो जब आप स्थिर अवस्था की बात करें, यानी विराम की अवस्था की बात करें, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहला शब्द आता है कण की स्थिति, यानी वो कहां पे है। आप घर में हो, स्कूल में हो, मार्केट में हो, तो कण कहां है उसी को आप उसकी स्थिति कहते हो। और फिर दूसरी चीज है समय। यदि कण की स्थिति समय के अनुसार नहीं बदल रही है, समय लगातार प्रगतिशील है, वो कभी रुकता नहीं है। 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, शाम को 6 बजे हैं। अगर सुबह 10 बजे आप अपने कमरे में थे, उसी जगह बैठे हैं, 11 बजे देखा गया तब भी वही है, 12 बजे देखा गया तब भी वही है, शाम को देखा तब भी वही। इसका मतलब क्या कह सकते हो कि कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी को आप स्थिर अवस्था कहते हो, यानी विराम की अवस्था कहते हो। तो क्या लिखा जा सकता है? कण की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं। यानी दो भौतिक राशियां हैं, एक तो कण की स्थिति है और दूसरा क्या है? समय। तो यदि कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो विराम की अवस्था में कहलाएगा, स्थिर अवस्था में कहलाएगा। और गति की अवस्था का आशय क्या है कि यदि कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, अर्थात 10 बजे आप घर में थे, 11 बजे देखा गया तो मार्केट चले गए, 12 बजे देखा गया और दूर मार्केट चले गए, यानी हर समय पर आपकी स्थिति अलग अलग है। तो कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है। तो कण की स्थिति और समय, यानी कहानी है किसी भी कण की स्थिति और समय के बीच। अब किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें कोई न कोई
निर्देश फ्रेम चाहिए, क्योंकि कोई भी मापन आपेक्षिक नहीं है, यानी वो तुलनात्मक है, वो किसी न किसी के सापेक्ष है। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप 3 बच्चे हो और पूछा गया दिल्ली कहाँ है, तो एक ने कहा 500 किलोमीटर और वो सही है, दूसरे ने कहा 1000 किलोमीटर वो भी सही है, तीसरे ने कहा 5000 किलोमीटर वो भी सही है। यानी तीनों लोग सही हो और दिल्ली की स्थिति बता रहे हो। तो जब ए से पूछा गया कि आप कैसे बता रहे हो, उन्होंने बोला मैं सर इलाहाबाद से बता रहा हूं, यानी इलाहाबाद से दिल्ली मान लो 500 किलोमीटर दूर है, तो वो सही हुए। ठीक है। जब दूसरे से पूछा गया कि आप कहाँ कैसे बता रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं हावड़ा से बता रहा हूं, यानी वो भी सही है। और तीसरे ने कहा सर मैं अमेरिका से बता रहा हूं, तो वो भी सही है। यानी सब ने क्या बदला, निर्देश तंत्र, यानी जिसके सापेक्ष कण की स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे हो। तो सबसे पहले, अब ये तो हकीकत की दुनिया में है, आप कोई पूछता है कि वो स्टेशन कहाँ है, तो आप बता देते हो उस चौराहे से बाएं मुड़ जाना। तो चौराहा क्या, चौराहे के सापेक्ष बाएं मुड़ना है दाएं मुड़ना, ये बताना। अब आप हकीकत की अवस्था से इस बोर्ड पे आ जाओ, अपनी बुक में आ जाओ, किताब में आ जाओ। तो निर्देश तंत्र जिसके माध्यम से किसी कण की गति के बारे में अध्ययन करते हो, जिसके सापेक्ष, क्योंकि कोई भी मापन आपेक्षिक नहीं है, वो सापेक्षिक ही है। तो निर्देश तंत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंगित कर दूं। तो दो तरह की अक्षांश पद्धति आपने पढ़ा, 9th में भी पढ़ा। एक द्विविमीय ज्यामितीय पद्धति, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष, और ये 0 0 ये क्या है, मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु के सापेक्ष ही समय के साथ अगर x अक्ष पे समय रख दिया जाए और y अक्ष पे स्थिति रख दिया जाए, तो ये कण की स्थिति को व्यक्त करेगा और ये समय व्यक्त करेगा। यदि समय के सापेक्ष कण की स्थिति अलग अलग है, तब तो ये गति की अवस्था में होगी। अगर हर समय पर उसकी स्थिति वही है, तो वो गति की अवस्था में नहीं होगी। अब इसमें दो अक्ष हैं, एक तो x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये द्विविमीय ज्यामितीय पद्धति है। द्विविमीय अब अगर तीनों अक्ष को लिया जाए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष ही आप कण की स्थिति को व्यक्त करते हो। अब ये तीनों अक्ष स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं, तो ये त्रिविमीय गति हो जाएगा। अगर कोई भी दो अक्ष में कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, तो वो द्विविमीय गति हो जाएगा। अगर एक ही अक्ष पर स्थिति और एक अक्ष पर समय हो, तो ये एकविमीय गति होगा। तो ये त्रिविमीय अक्षांश पद्धति। थ्री डी और ये 2D
टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये निर्देश तंत्र यानी आप लेबोरेटरी फ्रेम में मूल बिंदु के सापेक्ष कण की स्थिति को परिभाषित करते हो, कण की स्थिति को परिभाषित करते हो। तो आप इस अक्षांश पद्धति से ही ये बता सकते हो कि चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है। अब अगर कोई पूछता है, या आपके प्रश्न भी होते हैं कि एक बीमी गति, जो पहला चैप्टर है आपका, इसका मतलब क्या है? इस चैप्टर का, इस अध्याय का आशय क्या है, यानी वन डायमेंशनल मोशन क्या है और क्यों सरल रेखीय गति कहा जाता है, वन डी मोशन क्या है। तो निर्देश तंत्र से आपने ही देखा, जैसे इस कमरे को ही देखो, अगर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है तो ये क्या होगा, जेड अक्ष। अब इसी को हाथ की अंगुलियों से देखा जाए तो तीनों को एक लंबवत स्थिति में रखो, तो एक अगर ये एक्स अक्ष है तो ये वाई अक्ष है तो ये क्या होगा, जेड अक्ष होगा, अगर तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है तो। अब समय के साथ तुलना करो तो एक बीमी गति क्या है, जब किसी कण की स्थिति केवल एक ही दिशा में बदलती हो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, समय के साथ, तब कण की गति एक बीमी गति कहलाती है। जब कण की स्थिति समय के सापेक्ष किसी एक अक्ष पर परिवर्तित हो, x अथवा y अथवा z, तो इस गति को ही हम एक विमीय गति करते हैं। और इसकी जो इसका जो प्रारूप होता है, पथ का रूप होता है, वो सरल रेखीय होता है, इसीलिए चैप्टर को आप सरल रेखीय गति भी कहते हो। तो कुछ बात समझ में आई। चैप्टर का मायने क्या है कि जब समय के साथ केवल एक ही अक्ष पर, चाहे वो x अक्ष हो, चाहे y अक्ष हो, चाहे z अक्ष हो, कण की स्थिति समय के साथ बदलती है, तो सरल रेखीय गति, इसका पथ सरल रेखीय होता है, इसलिए आप सरल रेखीय गति भी कर सकते हैं। और एक ही बीमा पर स्थिति बदल रही है, इसलिए एक बीमी गति है। यह आपका पहला चैप्टर है, द्विबीमीय गति। ठीक उसी तरह से जब कण की स्थिति, जब किसी कण की स्थिति याद रहिए, स्थिति है, स्थित नहीं है। स्थिति यानी कहां पर है वो, कण की स्थिति किसी दो बीमा पर, बीमा यानी अक्ष, अक्ष एक ही समय पर, अलग अलग समय पे नहीं,
एक ही समय पर दोनों बीमाओं में बदलती हो, एक ही समय पर परिवर्तित हो रही हो। और इसके नेक्स्ट दो चैप्टर है आपके पास, प्रक्षेप के गति, वृत्तीय गति। आप सोचो, जब किसी पत्थर को आप उठा के फेंकते हो तिर्यक स्थिति में, सीधे ऊपर नीचे नहीं फेंकना है। अगर तिर्यक स्थिति में प्रक्षेपित करते हो तो कण ऊपर भी जाता है और ठीक उसी समय साथ साथ आगे भी जाता है। तो जब ऊपर गया इसे वाई अक्ष कहो और आगे गया इसे एक्स अक्ष कहो, तो एक ही समय पर एक्स अक्ष भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है, यानी क्षैतिज दूरी भी तय किया करने और ऊंचाई भी प्राप्त किया। इस तरह से एक ही समय पर दो बीमाएं बदल रही हैं, तो ये द्विविमीय गति है। बिल्कुल इसी तरह से त्रिविमीय गति है। अब यहां कण की किसी दो बीमा पर तो आप लिख सकते हो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, कोई भी दो बीमा समय के साथ बदल रही हो। अब अगर तीनों बीमाएं एक साथ बदल रही हो, जैसे, और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एक उड़ने वाला कीड़ा है जो किसी कमरे में उसके निम्नतम बिंदु से दूसरे विपरीत उच्चतम बिंदु तक उच्चतम किनारे तक उड़कर जाता है, तो कण के गति की प्रकृति क्या है? क्या वो एक बीमी है, क्या वो द्विबीमी है, या वो त्रिबीमी है? तो जब कण यहां से उड़ना शुरू करता है, तो जब ये उड़ के सीधे ऊपर की ओर जाता है तो एक्स अक्ष भी बदल रहा है, वाई अक्ष भी बदल रहा है और जेड अक्ष भी बदल रहा है, अर्थात एक साथ तीनों बीमाएं बदल रही हैं, तो ये त्रिविमीय गति होगा। ठीक इसी का उल्टा, अगर कोई कीड़ा है वो नीचे नीचे एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है, तो ये केवल एक्स और वाई बदल रहा है और ये द्विविमीय गति होगी, त्रिविमीय गति नहीं होगी। तो त्रिविमीय गति का संदर्भ क्या है? जब एक ही समय पर कण की स्थिति तीनों बीमाओं में बीमाओं पर परिवर्तित हो रही हो। अब ये बीमा चाहे एक्स वाई जेड तीनों समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, तो इसे त्रिविमीय गति करते हैं। जैसे उदाहरण दे सकते हो आप, किसी उड़ने वाले कण की कमरे में निचले सिरे से व्यास तक दूसरी तरफ ऊपर तक उड़कर जाना ही त्रिविमीय गति का उदाहरण है। और साथ ही ये पूछा गया प्रश्न भी है सिर्फ इतना कि कण के गति की प्रकृति क्या है, एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी, या कुछ और कहना चाहते हो? अब दो बातें यहां आपने देखी, एक तो स्थिति है और दूसरा समय है।
और पूरी गति के बारे में अध्ययन इसी समय और स्थिति के संदर्भ में करना है। तो ये सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि स्थिति और समय के विशेष गुण क्या हैं वो ध्यान में रखना। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि 11 बजे आप कहाँ थे, तो आप बड़ी खुशी के साथ उठकर खड़े हुए और आपने कहा 11 बजे मैं अपने घर में था और साथ ही साथ पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहा था। तो इसका मतलब क्या है? एक ही जगह आपने अपनी दो स्थिति बताई। क्या यह सही है? यह असंभव है। एक समय पर कण की केवल एक ही स्थिति हो सकती है, एक से ज्यादा स्थिति नहीं हो सकती। और यहां तो स्थिति की बात कर रहे हो, आगे चल करके बहुत सारी भौतिक राशियां आएंगी जो एक समय पर एक ही होंगी, दो नहीं हो सकती। तो जब भी समय के साथ ग्राफ में उसे निरूपित करते हो तो उसके दो मान नहीं हो सकते, दो वैल्यू नहीं हो सकते। तो मैं यहां पहले स्थिति की बात करूं तो स्थिति यानी एक समय पर किसी कण की एक ही स्थिति संभव है। एक समय पर किसी कण की एक ही स्थिति संभव है। एक से ज्यादा नहीं। यदि किसी ग्राफ में एक ही समय पर एक से ज्यादा स्थितियां दे दी तो वो असंभव है, यानी उस स्थिति में गति संभव नहीं होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समय की बात की जाए तो समय निरंतर प्रगतिशील है, यह कभी रुकता नहीं है। तो पहली बात लिखा जाए, समय निरंतर प्रगतिशील है, अर्थात ये सिर्फ आगे बढ़ना जानता है। और सदैव प्रगतिशील है, अर्थात ये रुक नहीं सकता, अर्थात समय रुकता नहीं है। और जब समय रुकता नहीं है तो समय के बीच अंतर यानी डेल्टा टी जीरो ये असंभव होगा। डेल्टा टी बराबर जीरो ये प्रायोगिक आधार पर संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और दुनिया की कोई भी ताकत समय को पीछे की ओर नहीं खींच सकती, यानी समय ऋणात्मक नहीं होता। तो समय के बारे में ये तीन बातें नहीं भूलनी है। अब ये दिखने के लिए बिल्कुल संक्षेप में ये बात है, बट इसे समझना जरूरी, रटना नहीं है। और समझने का मतलब ये है, ज्यादातर बच्चे ग्राफ संबंधित प्रश्न में हतोत्साहित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना है और वो नहीं देते। तो अब यहां से आपका प्रश्न होगा कि किस ग्राफ में कण की गति संभव है, या किस ग्राफ में कण की गति असंभव है, इसे निश्चित करना, तय करना। ठीक है। तो एक विमीय गति एक समय में एक ही स्थिति में परिवर्तन होगा। अब अगर x अक्ष पर समय लिया जाए और y अक्ष पर स्थिति लिया जाए, और यहां पर इसके
पथ की प्रकृति को कुछ ऐसे व्यक्त कर दिया जाए, ये कण किस तरह की गति कर रहा है, उसके पथ का ग्राफ है। तो आपके दिमाग में क्या बातें उठती हैं? अब अगर समय की बात करें, ये अलग अलग समय है, ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है। तो इस t1 समय पे देखा जाए तो एक स्थिति तो ये x1 है और दूसरी स्थिति ये x2 है। किसी भी यहां भी कहो तो एक समय ये लो तो ये x1 है और दूसरी उसी समय पर ये स्थिति x2 है। यानी ये ग्राफ सरासर आपको क्या इशारा कर रहा है? एक ही समय पर कण की दो स्थिति है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हो, एक ही समय पर कण की दो स्थिति, पहली बात। और यह संभव नहीं है क्योंकि एक समय पर एक ही स्थिति होती है, तो ये गलत है, ये बात सही नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। उसी तरह से यहां आकर के समय यहां से तो आगे बढ़ता जा रहा है, फिर ये वापस आ रहा है और यहां पर डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0, यानी समय वापस तभी होगा जब कहीं रुकेगा। तो दूसरी बात, समय रुकता नहीं है, ये प्रगतिशील है, यानी आगे की ओर बढ़ता है। और जब पीछे जा रहा है यानी समय को वापस नहीं किया जा सकता, अर्थात समय ऋणात्मक नहीं होता। तो ये ग्राफ ये भी दिखा रहा है कि समय ऋणात्मक है। और जब समय ऋणात्मक है तो ये भी संभव नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं है कि द्विविमीय ग्राफ में जो पथ दिया गया है वो इस बात की ओर इशारा करता हो कि कण की गति संभव ही है। इसलिए ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? किसी भी प्रकार के कण की गति संभव नहीं है। तो यह शॉर्ट में लिख दिया जाए, गति यानी कण की गति संभव नहीं। अब जब कण की गति संभव नहीं है, अब अगर ये y अक्ष पर कण की स्थिति को व्यक्त किया जाए और x अक्ष पर समय को व्यक्त किया जाए और किसी कण के गति के पथ को इस प्रकार समय के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाए, ये मूल बिंदु है। जब ये मूल बिंदु है तो यहां समय को ऋणात्मक दिखा रहा, एक समय पर एक ही स्थिति तो है, लेकिन ये ग्राफ क्या इंगित कर रहा? समय ऋणात्मक नहीं होता। अतः गति संभव नहीं है।
तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होगी। अब इसी तरह मैं अगर ये कहूं कि ग्राफ कण की स्थिति का y अक्ष पर स्थिति है और x अक्ष पर समय है, तो कण के गति की प्रकृति क्या है। अब मैं यहां प्रश्न में लिख दूं, दर्शाए गए चित्र में कण के गति की प्रकृति क्या है। पहला सरल रेखीय गति, दूसरा सरल आवर्ती गति, तीसरा कुछ भी नाम ले, मान लो प्रक्षेप्य गति, और चौथा गति संभव नहीं। तो इस ग्राफ को देख करके आपके दिमाग में क्या बातें उठती है। ये समय अक्ष है, यानी समय की दुनिया है, और ये स्थिति है। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा, इधर स्थिति आगे बढ़ेगी। तो यहां समय नहीं बदल रहा है, क्योंकि समय अगर परिवर्तनशील होता तो आगे या पीछे ये एक्स एक्स में निरूपित करता, बट स्थिति बदल रही है। इसका मतलब क्या है, दर्शाए गए चित्र में डेल्टा टी क्या है, 0 दिखा रहा है ना, यानी समय को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, इसलिए ये असंभव है। जब ये असंभव है तो ये ग्राफ क्या निरूपित कर रहा है, बिना समय के परिवर्तन के, बिना समय में परिवर्तन के कण की स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। अगर कोई ग्राफ ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब है कि गति संभव नहीं है, और इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लिख सकते हो, बिना समय में परिवर्तन के कण की गति की स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। बिना समय में परिवर्तन के गति की स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं। क्या कुछ बात समझ में आई। तो ये तय करना कि गति संभव है या नहीं, और ये भी ध्यान में रखना, अगर स्थिति समय ग्राफ, इसी ग्राफ को आप एक्स टी ग्राफ कहते हो, अर्थात स्थिति समय ग्राफ, ये पहला ग्राफ है आपका, तो आपको उन सभी बातों को रिप्रेजेंट करना है जो ये प्रदर्शित करते हैं कि गति संभव नहीं है। अब अगर गति संभव है तो क्या होगा, तो जब एक्स टी ग्राफ स्थिति अक्ष के समांतर है तो कण की गति संभव नहीं है।
अब अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो, y अक्ष पर स्थिति है और x अक्ष पर समय है और कण के गति का पथ कुछ इस तरह से है, अर्थात समय अक्ष के समांतर, यह है एक्स टी ग्राफ। तो इससे क्या आशय निकालते हैं आप? ये मूल बिंदु है और समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, स्थिति y अक्ष पर कुछ ऐसे आगे बढ़ेगी। अब जब आपने टाइम t बराबर 0 पर देखा तो कण यहां पे है। अब उसके कुछ समय बाद मान लो यहां समय आ गया, तो इस जगह कण की स्थिति को जब प्रेक्षित किया तब भी स्थिति यही है, यानी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब शून्य समय मान लो 10 बजे देखा गया, आप घर में थे, 11 बजे देखा गया तब भी घर में हो। फिर आगे समय को कोई रोक नहीं सकता, समय परिवर्तनशील है। मान लो ये T2 है, जब इस समय पर देखा गया तब भी आपकी स्थिति वही है, स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, न ही ऊपर वापस जा रहे हो मूल बिंदु की ओर और न ही मूल बिंदु से दूर जा रहे हो। अर्थात इसका मीनिंग क्या है? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। इसी को आप क्या कहते हो? विराम की अवस्था। तो जब भी एक्स ग्राफ समय एक्स के समांतर होगी तो ये कण के विराम की अवस्था है। इसी को आप स्थिर अवस्था रखते हो। तो देखो छोटी सी बात है, जब ये एक्स ग्राफ समय अक्ष के लंबवत हो गया तो गति संभव नहीं थी, ये पिछला केस था। लेकिन जब ये समय अक्ष के समांतर है, इसका तात्पर्य है कि कण न मूल बिंदु की तरफ आ रहा न मूल बिंदु से दूर जा रहा है, अर्थात वो विराम की अवस्था में है। न ही समय ऋणात्मक है, न ही समय 0 है, न ही समय वापस आ रहा है, न एक ही समय पे दो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, यानी असंभव की कोई स्थितियां नहीं है। अब अगर ये मूल बिंदु है और ये स्थिति है, ये समय है और ये स्थिति है, कुछ एक्स ग्राफ मान लो इस तरह का, जरा समझो, इस तरह का ग्राफ होने का मतलब है समय आगे आगे बढ़ रहा है। अब ये समय t1 है, ये t2 है, ये t3 है, तो इस समय कण की स्थिति क्या है? x1। t2 समय पे कण की स्थिति क्या है? ये x2। कण की स्थिति क्या है? x3। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे समय आगे जा रहा है कण की स्थिति भी आगे जा रही है, अर्थात कण मूल बिंदु से दूर जा रहा है। तो ये ग्राफ ये निरूपित करता है कण समय के साथ मूल बिंदु से दूर जा रहा है। इसी को आप अग्रिम यात्रा करते हो, यानी घर से दूर जाना। मूल बिंदु यहाँ क्या आपका घर, तो यात्रा तो दो ही प्रकार की है, या घर से दूर जाना या गति घर की ओर आना, या मूल बिंदु से दूर जाना या मूल बिंदु की ओर वापस आना। अब इसी को इस तरह से प्रदर्शित अगर कर दिया जाए, ये कण की स्थिति है और इधर समय है, कुछ इस तरह से ग्राफ बना दिया जाए, यानी ये समय t बराबर 0 है
ये मूल बिंदु है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये t1 है, ये t2 है, t3 है, तो समय t बराबर 0 पर कण यहां पे है, और जैसे t1 समय हो जा रहा है तो कण यहां पे आ गया, t2 समय हो गया तो कण यहां पे आ गया, t3 समय हो गया तो कण यहां पे आ गया, और ये सर्टेन टाइम t पर कण मूल बिंदु पे आ गया। ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो इसके लिए तो कण मूल बिंदु से दूर जा रहा है, और इस ग्राफ के लिए कण मूल बिंदु की ओर आ रहा है। यानी इस दुनिया में या तो कण मूल बिंदु से दूर जाता है, और या मूल बिंदु की तरफ आता है, और या तो कहीं स्थिर अवस्था में रहता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान से देखें, सुने और समझें। उसके साथ सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि कहाँ आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं और आपकी नींव को मजबूत कर सकूं।